नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो अमेरिका और चीन की बात होती है या फिर उसके बाद रूस की चर्चा होने लगती है। लेकिन यूरोप को जैसे लोग भुला ही दे रहे हैं। यूरोप जो कि दुनिया में एक बड़ा आर्थिक शक्ति का केंद्र होता था, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इसकी कोई वजह है क्या? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि यूरोप का महत्व अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटता जा रहा है? यूरोप अब वो हैसियत नहीं रख पाया है, वो औकात अपनी नहीं कायम रख पाया है जिसकी वजह से उसे महत्व मिलता था। पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में वो पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू बन गया था। इसलिए उसकी साख और उसकी विश्वसनीयता और उसकी ताकत तीनों बहुत कम हो गए हैं। लेकिन हमें ट्रंप कालीन अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप की स्थिति को देखना हो तो कैसे देखेंगे? क्या वो एक अब अनाथ बच्चे की तरह हो गया है जिसे अमेरिका छोड़ रहा है और वो अंदर से हिला हुआ है कि आगे क्या होगा? क्या केवल डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, या यूरोप की अपनी स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है और इसकी वजह से वो लोगों के ध्यान से हट रहा है? उसका वो महत्व, वो अहमियत अब नहीं रह गई है। इसके कई कारण हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि विश्व राजनीति में यूरोप का चर्चा इतना क्यों घट गया है, उसका महत्व क्यों घट गया है। इसके तमाम कारण हैं। इसके राजनीतिक कारण हैं, इसके सामाजिक कारण हैं, इसके आर्थिक कारण हैं, इसके सामरिक कारण हैं। ये चारों पांचों कारण मिलकर जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से यूरोप का महत्व घट रहा है। यूरोप का पहला महत्व जो घटता हुआ दिख रहा है वो शायद इस वजह से है कि अमेरिका उसे अबेंडन कर रहा है। अमेरिका एक तरह से उसको छोड़ रहा है, या अमेरिका अब दूसरी तरफ रुख कर रहा है। वो चीन का रुख कर रहा है बजाय इसके यूरोप को। अभी उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई उसमें भी उसने यूरोप को बहुत कम महत्व दिया और चीन पर उसका फोकस रहा। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एशिया पर उसका ध्यान ज़्यादा है। तो अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की जो सामरिक रणनीति है, उसका फोकस यूरोप से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ जा रहा है और जाहिर है कि इससे यूरोप का महत्व घट रहा है। इसीलिए ट्रंप जो है नाटो से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं और नाटो में जो यूरोपीय देश हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब अगले 2-3 साल में आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो, अमेरिका आपका जिम्मा नहीं लेगा। तो एक तरह से यूरोप हड़बड़ी में है। उसे कोशिश तो वो कर रहा है कि अब अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद उठाए, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि अमेरिका पर उसकी दशकों की निर्भरता थी और उसने उसे एक तरह से काफ़ी हद तक पंगु भी बना दिया है। तो एक तो जब आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामरिक महत्व घट जाता है, आप जो सैन्य शक्ति या सैन्य शक्ति से जो बनने वाला परसेप्शन है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो आपका महत्व भी घटने लग जाता है। रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन चूंकि सैन्य शक्ति के मामले में उसका जो परसेप्शन विश्व में है वो मजबूत है, इसलिए उसे अभी भी ग्रेट पावर्स में शामिल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह यूरोप की तो सामरिक दृष्टि से बनती है। लेकिन अगर दूसरी वजहें होती, दूसरे मोर्चों पर यूरोप अच्छा कर रहा होता, तो शायद ये चिंता उसकी उतनी बड़ी ना होती, या इससे जो दुनिया में उसके बारे में परसेप्शन है, नज़रिया है, वो ना कमज़ोर हुआ होता। यूरोप आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है। यूरोप जो सबसे ज़्यादा माना जाता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे है और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे है, उसमें भी वो पिछड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसकी वजह से उसके महत्व में गिरावट आ रही है।
पहले लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का मामला है उसमें स्पष्ट रूप से यूरोप पिछड़ता जा रहा है और पहले वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर था। अब चीन ने उसको सरपास करके उसे तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है। चीन भी अमेरिका से बड़ी ज़ोरदार तरीके से मुकाबला कर रहा है और कभी अमेरिका से आगे भी निकल सकता है और कई मामलों में आगे निकल भी चुका है। ख़ास तौर से जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, उसमें चीन बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देश सबसे ज़्यादा उसी में पिछड़ रहे हैं। अभी भी वो ऑटोमोबाइल के बाज़ार में काफ़ी बड़ी हैसियत रखता है यूरोप, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी 20, 25, 30 साल पहले चल रही, जबकि दुनिया में जो कारों जैसे जो चीन कारें बना रहा है वो AI बेस्ड बनाने लगा है, जिससे वो आधुनिक कारें हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और यूरोपियन जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी डिमांड घट रही है। ये सही है कि यूरोप दुनिया के वैज्ञानिक प्रकाशनों का करीब 20% उत्पादन करता है, लेकिन इनका जो कमर्शियल इस्तेमाल है पेटेंट स्टार्टअप वगैरह में वो बहुत कम होता है। उसके पास एक भी बड़ा टेक प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे गूगल है, अमेज़ॉन है, ओपन AI है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है। इनमें से कोई भी, सारी बड़ी कंपनियां वहाँ की हैं। चीन की बल्कि हुआई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी है। यूरोप के पास कोई वैसी कंपनी नहीं है। ये भी हो रहा है कि इनोवेशन के क्षेत्र में भी उसकी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो लगातार कम हो रही है। 2024 में EU की एक जो कंपटीशन रिपोर्ट आई थी उसमें इस तरफ इशारा किया गया था और ये कहा गया था कि निजी क्षेत्र का R&D निवेश अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। जाहिर है कि अगर प्राइवेट सेक्टर रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो नया इनोवेशन नहीं हो सकता है और इसीलिए वो यूरोप इस मामले में पिछड़ जाता जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में यूरोप पिछड़ रहा है। और आप आज के युग में अगर टेक्नोलॉजी में पिछड़ रहे हैं, साइंस में पिछड़ रहे हैं, तो फिर आप पिछड़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि रेस बहुत तेज़ है और चीन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अमेरिका उसका मुकाबला करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। यूरोप में अभी वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। अभी वहाँ एक तरह की जड़ता है जो उसको कमज़ोर बना रही है। अब आते हैं एक राजनीतिक आर्थिक स्थिरता पर, जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर जो कि पैदा हुई है। एक बड़ी वजह उसकी ये है कि दक्षिणपंथी राजनीति का वहाँ जिस तरह से उभार हुआ है, उसने पूरे समाज में, पूरे यूरोपीय समाज में नफरत और हिंसा का वातावरण बना दिया है। ये वातावरण थोड़ा बहुत अमेरिका में भी है, लेकिन यूरोप चूँकि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन मिडिल ईस्ट से, सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, इराक से, लीबिया से, इन तमाम देशों से यूरोप में हुआ है और पिछले 15-20 साल में ये काफ़ी बढ़ा है, तो उसका वहाँ रिएक्शन भी उसी पैमाने पर हो रहा है। नौ नाज़ीवादी संगठन उभर कर आए हैं और वो पूरे माहौल में उन्होंने हिंसा को घोल दिया है। और ये अभी यूके की ही रिपोर्ट है कि वहाँ पर 19% की अपराधों की जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनके खिलाफ बढ़ी हुई है और इमिग्रेंट्स को डेमोनाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनमें भारतीय भी हैं। भारतीयों के खिलाफ अचानक पूरे यूरोप में ज़बरदस्त नफ़रत और हिंसा बढ़ी है। उनके वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उनके तमाम तरह के घटिया मीम्स बनाए जा रहे हैं इंडियंस के, और उनको बहुत अपमानित और शर्मिंदा किया जा रहा है। तो ये स्थितियां पूरे यूरोप में हैं और उनमें भारतीय भी शामिल हैं, पाकिस्तानी भी हैं, एशियाई मूल के सारे लोग हैं और अफ्रीकी मूल के लोग हैं,
इन सब को इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके बीच में भी संघर्ष हो रहा है। जो अति दक्षिणपंथी हैं, जो फांसीवादी ग्रुप्स हैं, वो लगातार अपने लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, जो उनके विरोधी हैं, वैचारिक विरोधी हैं, जो इमिग्रेंट से थोड़ा हमदर्दी रखते हैं या खुले विचारों के हैं या चाहते हैं कि समाज नस्लवाद की राह पर न चले, देश नस्लवाद की राह पर न जाए, उनके खिलाफ भी इनकी लामबंदी हो रही है। और जो LGBTQ समुदाय है, ट्रांस और इंटरसेक्स लोग, उनके खिलाफ भी बड़ी हिंसा में वृद्धि हुई है और ये लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दक्षिणपंथी सरकारें बन रही हैं उनकी वजह से ये लगातार बढ़ता जाना तय है। महिलाओं के खिलाफ काफ़ी हिंसा बढ़ी है। EU का जो एक स्टडी आई थी उसमें बताया था कि 60% महिलाएं अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, जो कि 2015 के मुकाबले 20% बढ़ा है। 2015 में 40% महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, अब 60% महसूस कर रही हैं। तो ये एंटी इमिग्रेंट जो सेंटीमेंट्स हैं वो हैं, एंटी वुमेन है, एंटी LGBTIQ भी हैं, और इस तरह से ये सारी हिंसा जो है यूरोप को सामाजिक स्तर पर अस्थिर कर रही है। राजनीतिक तौर पर भी इसके असर पड़ेंगे, वो भी अस्थिर होगी, उसमें भी अनिश्चितता आएगी। तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर डामाडोल है। और जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो भी आपस में एक मत नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे मसले पर उनके पे मतभेद उभर रहे हैं। तो ये कई तरह से पूरे यूरोप में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करने का कारण बन रही है। अब इसके बाद आते हैं हम आर्थिक मुद्दों पर। आर्थिक स्थिति पर अगर हम गौर करें तो हमें साफ दिख रहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगातार रिसेशन जैसे हालात बने हुए थे, अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है ऐसा कहा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि इससे यूरोप थोड़ा सा उभरेगा। लेकिन अभी पूरे यकीन के साथ कोई नहीं कर पा रहा है कि एक तो ये कि अमेरिका और चीन दोनों के मुकाबले उसकी ग्रोथ स्लो है। अगर सुधार हुआ भी है तो उतना सुधार नहीं हुआ है। जैसे 2026 में जो GDP की ग्रोथ है वो 1.2% रहने की उम्मीद है, जबकि हम जानते हैं कि जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है 2025 में 2.5 से 3% बढ़ी है GDP की ग्रोथ, और कहा जा रहा है कि ये बढ़ते बढ़ते 4 से 5% तक जा सकती है। अमेरिका की स्थिति भी इससे बेहतर है, लेकिन यूरोप थोड़ा संभलता दिख रहा है, लेकिन वो बहुत आश्वस्त नहीं करता है कि सचमुच में यूरोप में वो पहले वाली स्थिति बन पाएगी। तीसरी बात यह है कि ये जो युद्ध की आशंकाएं लगातार यूरोप पर बढ़ती जा रही हैं। एक तो यूक्रेन का संकट है, यूक्रेन के ज़रिए उसने जो दांव खेला था कि नाटो के साथ उसको मिला लेंगे, यूरोप के साथ मिला लेंगे, वो बड़ा उल्टा पड़ गया। उसमें रूस ने उसको पटखनी दे दी है और उसके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन पर कोई भी समझौता यूरोप की शर्तों पर नहीं हो सकता है। अमेरिका की शर्तों पर नहीं हो रहा तो यूरोप की शर्तें तो छोड़ ही दीजिए। तो रूस लगातार आक्रामक मुद्रा में है, बल्कि वो तो लगातार यूरोप को धमकियां भी दे रहा है कि अगर उसने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी भी तरह से, या यूक्रेन में अगर अपने सैनिक भेजने की कोशिश की, तो फिर परिणाम बहुत बुरे होंगे। तो रूस का रुख आक्रामक है और लगातार आक्रामक होता जा रहा है। इससे यूरोप के देश अपने आप को और भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। तो एक तरफ अमेरिका अपने हाथ खींच रहा है, नाटो से हाथ खींच रहा है, सुरक्षा कवच देने से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ रूस आक्रामक हो रहा है। तीसरी तरफ
अमेरिका ने यूरोप के देशों ने अमेरिका से एग्रीमेंट किया है कि वो अपना हिस्सा नाटो में 2% जो अभी तक है उसको बढ़ाकर 5% करेगा। तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ेगा। 3% काफ़ी बड़ा खर्च होगा। तो चौतरफा दबाव में यूरोप फंस गया है और इस दबाव से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अगर राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता उस समाज में रहे, सामाजिक स्थिरता समाज में रहे, तभी संभव है कि यूरोप ग्रो करेगा और मुकाबले में आगे आ पाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से यूरोप का नेतृत्व है वो बहुत ही डावाडोल और बहुत कमज़ोर लीडरशिप है। वो अमेरिका के सामने दुम हिलाने वाली लीडरशिप है। आत्मविश्वास की उसमें बेहद कमी है। यूरोपीय देशों में एकता की बहुत कमी है और चूंकि वो अंदरूनी तौर पर अस्थिर हैं, सामाजिक टकराव की वजह से, नस्ल भेद के उभार की वजह से, इसलिए वो इस लड़ाई को, इस संकट को एकजुट होकर इससे जूझ नहीं पा रहे हैं, इस चुनौती से निपट नहीं पा रहे हैं। तो यूरोप सचमुच में एक बहुत बड़े खतरे के ऊपर बैठा हुआ है और ये अगर इस समय कोई डिसाइसिव लीडरशिप न रही जो यूरोप में तमाम सामाजिक अस्थिरता वगैरह को लगाम लगाकर आर्थिक मोर्चे पर एक ठोस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़े और कोई भी भविष्य के टकराव को न टाले, जिसमें रूस से टकराव भी शामिल है, तभी यूरोप बच सकता है। अन्यथा यूरोप का भविष्य अगले 5 सालों में और भी अंधकार में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।